वेलकम साथियों, चैनल के अंदर आपका स्वागत है। और लगभग जितने भी चैनल देख रहे हैं उनको हमारा लगभग स्वागत रहेगा। यादव सभा जो है महेंद्रगढ़ के अंदर हम लोग बैठे हैं, यादव धर्मशाला ही है। और यहाँ पर एक ख़ास बात यह है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चौधरी विकास पटेल जी, उनके आह्वान पर भारत बंद किया जा रहा है, जिसके अंदर ईवीएम का मुद्दा है, आदिवासियों का सेग्रीगेशन का मामला है। उसकी खास बात एक यह है कि निजी क्षेत्रों में SC ST OBC का रिजर्वेशन का मामला है, रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट का मामला है, बहुत सारे मुद्दे हैं इसके अंदर। प्रधान जी हमारे साथ में हैं, हम लोग उनसे बातचीत करेंगे कि उनको क्या कुछ लगता है इस मामले में। सर, ये जो पिछड़ा वर्ग का एक भारत बंद 30 अप्रैल को हो रहा है, हाँ जी, इसके बारे में यादव सभा जो है कैसे सोचती है? यादव समाज है OBC B कैटेगरी में आता है जी। और हम भी प्रभावित हैं इससे। तो यादव समाज 30 अप्रैल को जो भारत बंद है उसका समर्थन करेगा, क्योंकि एक तो EVM मशीन्स में घोटाला होता है। सबसे बड़ी बात है जो जनगणना होनी थी जी, और जातीय आधार पर जनगणना होनी थी, वो नहीं हो रही। इससे सरकार को क्या डर लगता है? तो जातीय आधार पर जनगणना क्यों नहीं कर रही, जबकि पशुओं की जनगणना कर रही है, पक्षियों की कर रही है, और मनुष्यों की जो कि हर 10 साल के बाद होती रही है। अब सरकार इससे परहेज क्यों कर रही है? सरकार को इससे डर क्यों लगता है? इससे मेरे विचार से सरकार को ये डर लगता है कि भाई इनको OBC जो जातियाँ हैं इनको पता लग जाएगा कि इनकी कितनी जनसंख्या है देश में, और इस आधार पर ये कोटा मांगेंगे। अब नेचुरल है, ये तो सबको पता है कि OBC जो कैटेगरी के लोग हैं देश में सबसे ज़्यादा है। एक खास बात इसके, और इस OBC कैटेगरी के लोग सबसे ज़्यादा हैं। इनको मिल क्या रहा है? अपनी जनसंख्या के अनुपात में उसके प्रोपोर्शनेटली उनको क्या मिल रहा है? सरकारी पदों पर और दूसरे प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर भी, और हायर जैसे जुडिशरी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल पद हैं उनके अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के VCs हैं उनके अंदर, राष्ट्रपति जो ऑफिस है और PM ऑफिसेज हैं, सरकार के टॉप लेवल के ऑफिसेज हैं ना, उनके अंदर इनकी बिल्कुल भागीदारी नहीं है। क्यों नहीं है? एक बात इसके अंदर देखने को मिलती है कि पुरानी पेंशन जो है वह ज़्यादातर पिछड़ा वर्ग के लोग नौकरियों के अंदर गए और उनको कुछ फ़ायदा मिलने लगा। पुरानी पेंशन स्कीम की एक बात इस पंपलेट के अंदर रखी गई है जी, इससे कितना प्रभावित होगा पिछड़ा? पुरानी पेंशन तो नेचुरल अधिकार है पेंशनर का, जो सरकारी कर्मचारी है या प्राइवेट कंपनी का है। मैं तो ये कहता हूँ कि प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी को पेंशन मिलनी चाहिए, और प्रावधान है भी इसका। उसका कुछ सैलरी में से कटता है और बाद में उसमें से पेंशन बनाई जाती है। तो सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो एक बार चुन के चला गया, उसको पेंशन हो गई 5 साल में। सरकारी कर्मचारी है हमारा, जो पुलिस में, फोर्स में, पैरामिलिट्री फोर्स में नौकरी करने वाला आदमी है, बॉर्डर के ऊपर BSF में वो लड़ रहा है, वहाँ पर जान के अपनी हथेली के ऊपर रख करके देश की सीमाओं की रक्षा कर रहा है 4 साल कर, और उसको पेंशन नहीं, उसको पेंशन नहीं। और ये इनके कॉन्स्टिट्यूशनल पद बना रखे हैं MP MLA और दूसरे जो पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स हैं, चेयरमैन हैं, और दूसरे बोर्डों के निगमों के चेयरमैन, इनको 5-4 साल में पेंशन मिल जाती है इनको। और MP MLA है ना, MP MLA को तो एक बार शपथ ग्रहण कर ले, चाहे 2 दिन हो, शपथ ग्रहण करने के बाद अगर अगले दिन डिजोल्व भी हो जाती है, मेंबरशिप खत्म हो जाती है, वो एक्सपायर हो जाता है, तो उसको पेंशन मिलती है। उसने क्या कमा दिया सरकार के लिए, देश के लिए क्या कर दिया उसने? और उसकी हाजिरी देखी जाए पार्लियामेंट में या उसमें विधानसभा में, कितनी हाजिरियाँ उसकी कितनी अटेंडेंस है, क्या काम करता है वो, उसके वर्क को आंका जाए, क्या काम किया उसने 5 साल के अवधि के अंदर, कितने सेशन हुए, कितने दिन उसने संविधान उसके विधानसभा का अटेंड किया है, और कितने दिन वो क्षेत्र के अंदर जाता है। मेरे विचार से तो वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने आलीशान कोठियों में, बंगलों में बिताते हैं और टूरिस्ट स्पॉट्स के ऊपर घूमते हैं, ऐश करते हैं। सरकार के लिए, देश के लिए, देश की जनता के लिए वो कुछ भी नहीं करते। उनको पेंशन और ये जो सरकारी कर्मचारी इनकी पेंशन बंद कर दी।
अब जो कर्मचारी है उसके पास क्या बचता है? कर्मचारी के पास कुछ नहीं बचता, उसके सिर्फ उसकी बचत है ना, तो वो पेंशन है, और वो पेंशन सरकार ने बंद कर दी। अब वो रिटायर होने के बाद क्या करेगा? उसके बच्चे क्या करेंगे? अब यूँ कहते हैं कि भी उनके बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, ज़रूरी नहीं सबके बच्चे बड़े बड़े हो जाएं, बहुतों के छोटे छोटे होते हैं। मैं तो रिटायर हुआ उस दिन, उसके 3 दिन बाद मेरे बच्चा हुआ है। अब अगर सरकार पेंशन बंद करती है तो बताओ क्या होगा उसका? कौन परवरिश करेगा उसकी? और मैंने 30 साल सरकार की नौकरी कर दी। ईएसआई का एक प्रावधान होता है, हाँ जी, कर्मचारियों को सरकारी खर्च के ऊपर डॉक्टरी इलाज मिलता है। उसके अंदर एक खास बड़ा बदलाव किया गया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका इलाज होगा, बाकी नहीं। हाँ, बड़ों का नहीं होगा। छोटे बच्चे का मतलब कितनी उम्र तक के बच्चों का होगा? मतलब बच्चे तो बच्चे होते हैं। हाँ, छोटे बच्चों का होगा, और वो 18-20 साल का या 15 साल का 16 साल का होगा, 18 से ऊपर नहीं, उसका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका कौन करवाएगा इलाज? उसको मरने दो, वो तो देश का नागरिक है, वो तो देश का, जो उसको तो वयस्क हो रहा है, वो तो 18 साल की उम्र हो रही है, उसको वोट का अधिकार हो रहा है उसको, और उसको राइट इलाज करवाने का अधिकार नहीं दे। मैं तो ये कहता हूँ कि देश के हर नागरिक का सरकार फ्री इलाज करवाए, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी बिरादरी का हो। एक आपके पंपलेट के अंदर एक खास बात यह है कि विकास के नाम पर, जानवरों के संरक्षण के नाम पर, जी हाँ, उद्यान के नाम पर, हाँ, आदिवासी इलाकों को हाँ खदेड़ा जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है उनको, और उनको वहाँ से विस्थापित किया जा रहा है। तो मेरा मानना है कि अगर वो जगह खेती लायक नहीं है, पथरीली है, पहाड़ी है, वहाँ उन लोगों का गुजारा नहीं हो सकता, उस के ऊपर तो सरकार कुछ कर सकती है। लेकिन जो बढ़िया ज़मीन है जिसके अंदर अच्छे किस्म के पेड़ हैं, कीमती पेड़ हैं, और उनके अंदर लोग रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, हाँ, और जानवर भी रह रहे हैं। जंगली जानवर कहाँ जाएंगे? जंगली जानवरों का तो यही ठिकाना है, जंगल ही ठिकाना है। अगर जंगल खत्म हो गए तो जंगली जानवर खत्म हो गए, उनका तो अस्तित्व मिट जाएगा। हमारी जंगली जानवरों की, पशु पक्षियों की बहुत सी प्रजातियां खत्म हो रही हैं, और बहुत सी खत्म होने को जा रही हैं। तो जीने का अधिकार तो मेरे विचार से सभी को है, पशु पक्षियों, मनुष्यों, सबको, सभी प्राणियों को जीने का अधिकार है। तो उनका तो ये अधिकार, रहने का अधिकार ही छीन रहे हैं सरकार। तो इस तरह से जो आदिवासी लोग जंगलों में रहते हैं उनका भी ये जो आवास है उसको छीन रहे हैं। तो उसको जगह के हिसाब से अगर उनको विस्थापित किया जाता है, सही जगह पर विस्थापित किया जाता है जहाँ पर वो रह सकें। सर, 5वीं छठी अनुसूची के अनुसार कहा गया है कि जो आदिवासी जो हैं, जिनको मूल निवासी कहा गया है, उनको हम लोग किसी भी तरीके विस्थापित नहीं कर सकते। और तो जो कानून जो होते हैं केंद्र के, अगर जो आदिवासी ग्राम सभा अगर उसको अनुमति देती है तो वह केंद्र की कानून वहाँ पर लागू हो सकते हैं, नहीं तो वहाँ पर कानून भी लागू नहीं होंगे। वहाँ की ग्राम सभा का कानून लागू होगा। तो वहाँ की ग्राम सभा की परमिशन से अगर ऐसा होता है तो ठीक है, विस्थापन तो बात ही नहीं। लेकिन ग्राम सभा विस्थापित क्यों करेगी? अपने आदमियों को, उन लोगों के द्वारा चुनी गई ग्राम सभा, तो उनको कैसे, क्यों, किस लिए वो विस्थापित करेंगे वहाँ से? उनके बसेरों को क्यों उजाड़ेंगे? मेरे विचार से तो ग्राम सभा उनके बसेरों को नहीं उजाड़ना चाहेगी। सर, आपके पंपलेट के ऊपर एक और बड़ा मुद्दा है रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट का। इसके अंदर हम लोग दोहरी बात देखते हैं कि एक तो पिछड़े वर्ग को अपना जो पूर्ण रूप से अधिकार मिला ही नहीं है, क्योंकि इनकी जनसंख्या करीब, हाँ, जनसंख्या के है, बिल्कुल जनसंख्या के आधार पर नहीं मिला है उनको, मिला हुआ है उनको 27%, लेकिन हरियाणा के अंदर भी मतलब देखा जाता है कि 14% ही मिल रहा है। तो इसके बारे में एक ये है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में देखो, हम तो चाहते हैं कि जो कोटा सरकार ने दे रखे है SC ST OBC जिनको जितना कोटा दे रखे है वो तो जरूर देना चाहिए। और इसके बाद जनसंख्या की जो काउंटिंग है, जनगणना है, वो करवाई जाए। जनगणना करवाने के बाद कोटा दो। किसको कितना मिलना चाहिए, किसकी कितनी % भागीदारी है, जिस जाति की जितनी % भागीदारी है देश की जनसंख्या में, उसको उस आधार पर ही कोटा मिलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि चाहे सभी जातियों को दे दे सरकार कोटा, जनरल को भी दे दो बेशक से कोटा, लेकिन सबको दो तो उनकी प्रोपोर्शनेटली दो,
उनकी जो जनसंख्या है उसके आधार पर दो, उसके अनुपात में दो। आप कहना चाहते हैं कि जो 3% उनको 3% मिले, हाँ 3% को 3%, हाँ 52 मिले, बिल्कुल मिले, हाँ बिल्कुल चाहता हूँ जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यादव सभा जो भारत बंद जो है 30 अप्रैल का, उसका समर्थन करती है। एक ख़ास बात इसके अंदर आपको देखने को मिली होगी कि एक नारा जो दिया होता है कि अगर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, बिल्कुल यादव सभा उसका पूर्ण रूप से समर्थन करती है। और चौधरी विकास पटेल जी के भारत बंद के अंदर इनकी भूमिका खास रहने वाली है, हम लोग कवर करेंगे। आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।